तो आपने देखा भारत निर्माण का ये नारा यूपीए सरकार सामने रख रही है और इसे इंडिया शाइनिंग से बिल्कुल अलग मानती है। अब अमर अकबर एंथनी, इन 3 नामों को सामने रखा गया। ये फिल्म बड़ी चर्चित रही थी, लेकिन क्या मौजूदा सरकार के लिए भ्रष्टाचार, महंगाई और विफलता ये ज्यादा कारगर है? जगदम्बिका जी इस वक्त हमारे साथ हैं और सबसे बेहतर जवाब वही दे सकते हैं। जगदम्बिका जी क्या कहेंगे? बात जो लगातार आप तुलना कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक इंडिया शाइनिंग है फील गुड और कुछ फील गुड थे और इंडिया शाइनिंग का वो एक नारा, उन नारों का क्या हल हुआ आप भी सकते हैं, जनता भी आज भारत निर्माण हमारा स्लोगन नहीं, भारत निर्माण हमारा कार्यक्रम है और वो बुनियादी देश का कार्यक्रम है जो देश के विकास और देश की जनता की करोड़ों आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की कसौटी पर, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट टू जिंदगी में इंसान के लिए बुनियादी कृषि रोजी रोटी की। तो आज हम ये कहते हैं, हमारी सरकार ये कहती है कि हमने जो भारत निर्माण का कार्यक्रम किया है ये भारत निर्माण की इसलिए तुलना नहीं हो सकती है। चलिए, लेकिन आप जगदम्बिका जी इसको पूरी तरीके से डिफेंड करने पर लगे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप जाहिर सी बात है इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। किरीट भाई सोमलंकी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग को लेकर जबरदस्त तरीके से सामने आई थी 2004 में। आज भारत निर्माण के साथ यूपीए 2 सामने है। अब आपको लगता है कि जो गलती आपने की थी वही यूपीए 2 सरकार कर रही है? जो एनडीए सरकार इंडिया शाइनिंग का नारा लेके आई थी उसके पीछे तो एक बेस था, एनडीए सरकार की कई उपलब्धियां थी, मगर जो यूपीए सरकार का कार्यकाल रहा है पिछले 9 साल का, और इसमें विशेषतः जो यूपीए सरकार का पिछले 4 साल का यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा है जी, वो कार्यकाल पूरे के पूरे भ्रष्टाचार से रहा है। नए नए घोटाले आ रहे हैं। ये सरकार की वजह से महंगाई तेजी से बढ़ रही है। अगर इंटरनेशनल मोर्चे पे जाए या विदेश नीति पे जाए तो विदेश नीति पे यह सरकार पूरी की पूरी निष्फल है। अगर हमारे पड़ोसी देश की बात करें सोलंकी जी, लेकिन बुनियादी सवाल, हमारे जवानों के शव आते हैं, कभी कभी बुनियादी सवाल का जवाब दीजिए ना। की उपलब्धि जब इंडिया शाइनिंग के बाद आप लोगों ने माना था, खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन शायद हमारे लिए खुद ही वो नस्तर बन गया जिससे हम निपट नहीं पाए। आपको लगता है कि वही चूक आज यूपीए सरकार कर रही है? अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलना कई बार घातक साबित होता है। नहीं, ये सरकार को लाजना चाहिए, गरजना नहीं चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है। पूरे मतदाता ये सरकार को जानते हैं। मैं जानता हूं कि देश में गरीब मतदान है, किसान मतदान है, दलित मतदान है, मगर वो लोकतांत्रिक रवैये से पूरी तरह के पहचान है उनकी। और ये सरकार ने जैसे बैड गवर्नेंस किया है, जैसे भ्रष्टाचार किया है, अगले जो लोकसभा के चुनाव में सोलंकी साहब आप सवाल को बस बड़े अच्छे से घुमा रहे हैं और यही राजनीतिक ये बड़ी अच्छी पहचान होती है। राजीव जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके सहयोगी हैं यूपीए 2 में और आप लोग लगातार सहयोग देते रहे 1 से लेकर 2 तक, 8 साल 9 साल तो हो गए सहयोग देते हुए, आगे भी जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, उम्मीद ऐसी ही की जा सकती है। पार्टी में शिरकत करेंगे कि नहीं आप लोग? पहली बात ये कि हम लोग लगातार सहयोग नहीं करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है कि अगर उनको ये लगता है कि कोई मुद्दा राष्ट्र हित में नहीं है तो हम सदन में भी विरोध करते हैं, सदन के बाहर भी विरोध करते हैं, आरक्षण वाला मौके पर, लेकिन सरकार को बचा लेते हैं। मौके पर पता नहीं, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई ना कोई सरकार तो होनी है। देश के मतदाताओं ने कोई विकल्प नहीं दिया, देश के मतदाताओं। अच्छा चलिए, उस पर हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अभी जरा ये बताइए राजीव जी, इंडिया शाइनिंग बनाम भारत निर्माण, कौन सही कौन गलत? देखिए, दोनों पार्टियों को मुझे समझ नहीं आता एनडीए और यूपीए को क्यों ऐसा लग गया कि देश की जनता को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं। जब पार्लियामेंट पर अटैक हो रहा था, कारगिल हो रहा था, देश के सारे होटल और प्रॉपर्टी बेची जा रही थी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनाकर, तब उनको लगा कि हम देश को बताएंगे कि इंडिया साइन हो रहा है जी। अब जब यूपीए 2 में पूरे देश को लूटा जा रहा है, घोटाले पर घोटाले के सारे रिकॉर्ड टूट हो रहा है, तो ये बताना चाहते हैं कि भारत का निर्माण हो रहा है। देश की जनता तब भी नहीं मानी थी कि इंडिया साइन हो रहा है और देश की जनता इस बार भी नहीं मानेगी कि भारत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि देश की जनता ऐसे निर्माण होते हुए भारत को देखना नहीं चाहती। चलिए उर्मिलेश जी, आपको लगता है कि ये भारत निर्माण कैंपेन, मनीष तिवारी का खुद कहना है कि इंडिया शाइनिंग के रास्ते पर है लेकिन अलग है, जैसे बॉलीवुड के डायरेक्टर कहते हैं कहानी हटके है। देखिए,
मुझे लगता है कि इस तरह की जो कैंपेन है कई बार जो आम जनता है जो परेशानियों से जूझ रही है उसको चिढ़ाते हैं। मुझे लगता है जो प्लानर्स हैं, जो योजनाकार हैं, जो मंत्री हैं, जो पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं, वो इन चीजों को समझ नहीं पाते कि जब आप स्क्रीन पर, जब आप टेलीविजन के थ्रू, जब आप रेडियो के थ्रू, जब आप अखबारों के थ्रू आप बताते हैं कि आपकी उपलब्धियां बेमिसाल हैं, आपने भारत को महान बना दिया है, आपने अवाम को खुशहाली की पूरी थैली उनके लिए खोल दी है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि उनको दवा नहीं है, उनको तहसील से लेकर जिला तक, राज्य मुख्यालय तक केवल करप्शन 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 और बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। यहां तक कि अपनी एक रिश्वत में अगर कोई काम नहीं हुआ तो दूसरी रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसे में ये चीजें चिढ़ाती हैं। तो इन लोगों को सोचना चाहिए। और इंडिया शाइनिंग का जो कैंपेन था उसका क्या नतीजा निकला दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और इस बार वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम प्रचार तो कर रहे हैं, हम अपनी बात उपलब्धियां ले जा रहे हैं, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं। भाई आपकी उपलब्धियां अगर जनता के लिए हैं तो जनता तक इतना प्रचार करने के लिए जनता के ये कमाई का दुरुपयोग क्यों? जनता को मालूम होना चाहिए कि आपने ये काम किया है। बिल्कुल, तो ये 1,00,000 का सवाल है। जगदम्बिका जी इस वक्त हमारे साथ हैं, फोन पर मौजूद है। उम्मीद है जगदम्बिका जी आप सारी बातों को सुन रहे होंगे। आपका वीडियो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने आपको फोन पर ले लिया है। बताइए कि आखिरकार क्या वजह है, जब चारों तरफ से आप पर प्रहार हो रहे हैं तो आप भारत निर्माण की बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई में तर्कसंगत बात है? क्योंकि आज इस तरह से लगातार विचार किया तो ऐसा लगता है कि महंगाई के लिए केवल केंद्र सरकार की वजह है, लेकिन इस बात को जनता समझती है। फूड एंड सिविल सप्लाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एसेंशियल कमोडिटीज का वितरण सुनिश्चित करना ये राज्य का विषय है। जो संविधान में 3 सूची होती है। जगदम्बिका जी आप इतने वरिष्ठ राजनयिक हैं, आप बताइए कैसे ये संभव है कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती रहे और गलतियों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी थोप दे? ये कहां से तर्कसंगत बात होती है? ये तर्कसंगत बात नहीं है। ये भी नहीं है कि हम केवल अपनी उपलब्धियों को गिनाएं और राज्य सरकार को हम किसी गुनाह के लिए गुनहगार ठहराएं। राज्य सरकार के दिनों जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये भी सच्चाई है कि आज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राज्य में कोलैप्स है। इसीलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन जो विधेयक हम लेकर के आए हैं, देश की 67% राइट टू इन्फॉर्मेशन यूपीए 1 की देन है, यूपीए 2 में उसकी बखान क्यों? नहीं, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू फूड वो तो आप ला नहीं पाए इस बार। नहीं, अभी तो 1 साल है। अभी ऐसा तो है नहीं कि हम चुनाव में जा रहे हैं और हमें इतना वक्त है और हम इस बात से आश्वस्त है। हम खाद्य सुरक्षा बिल वो हम इस सदन में पारित कराएंगे मानसून सत्र में। लोगों को अगर भोजन की गारंटी का अधिकार दिया जा रहा है। जगदम्बिका जी ईमानदारी से जरा आप बात कीजिए, आप तो बहुत साफ साफ बात करते हैं। सही तौर पर बताइए, क्या आपको लगता है कि फूड सिक्योरिटी बिल वो जादुई छड़ी है जिसको आप घुमा देंगे तो आम आदमी मान लेगा कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आम आदमी मान लेगा कि महंगाई का असर उसकी जेब पर नहीं पड़ा, आम आदमी मान लेगा कि पाकिस्तान और चीन को लेकर जो सूरत है मौजूदा यूपीए सरकार की वो अच्छी है? क्या ये फूड सिक्योरिटी बिल वो जादुई छड़ी है जिसको आप घुमा देंगे और सब लोग ठीक हो जाएंगे? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि जादुई छड़ी है, लेकिन ये भी दूसरी तरफ हकीकत है। आप देश का मजदूर हो, गरीब हो, रिक्शावान हो, ठेला या वेंडर, वो लोग भी है जो आप एक बड़ी तादाद में गरीब रेखा के नीचे हैं, उनको और उनके परिवार को 2 दिन का भोजन अगर ठीक से मैसर हो, वो निश्चित तौर से सरकार के नजरिए से संतुष्ट हो। चलिए, अगर आप अपनी इस दलील पर हैं तो अभी सोलंकी जी भी और अच्छा उर्मिलेश जी बताएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदा रिकमेंड किया था कि हमारे देश के गोदामों में अनाज भरा पड़ा है, उसको गरीबों को दिया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी फूड सिक्योरिटी बिल की जरूरत नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, सेंट्रल इंडिया के कुछ स्टेट हैं, इवन भाजपा शासित कुछ स्टेट हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने बेहतर काम इस मोर्चे पर किया है, लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स अच्छा नहीं किए हैं तो उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता था। जो गोदामों में अनाज सड़ रहा है, जिसके बारे में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने बाकायदे रिकमेंड किया था, आपने
इस सरकार ने उस पर क्यों नहीं फैसला किया? मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण बहुत ही घिनौना है कि इस देश की जनता का वोट पाने के लिए चुनाव से ऐन पहले हम कोई गेम चेंज करने वाली स्कीम लेकर आएंगे। लोग साल भर भूखों मरते रहें, साल भर परेशान होते रहें, गुर्बत में जीते रहें, लेकिन ऐन मौके पर आपका वोट पाने के लिए हम कानून लेकर आएंगे। एक सवाल है जगदम्बिका जी, गोदाउन में अनाज पड़ा हुआ है तो आप उसका वितरण फ्री कर दें। ये किसी सरकार की गवर्नेंस का एक सिस्टम होगा और आज उसी की शकल है फूड एंड सिक्योरिटी जो है। जब 3 रुपया किलो 35 किलो अनाज हम चावल देंगे, 2 रुपया किलो गेहूं देंगे, 1 रुपया किलो मोटा अनाज देंगे। आखिर अन्य गोदाउन से अनाज भरा हुआ है, उसके वितरण का या उन लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोई कानूनी रूप होगा, कोई विधेयक होगा। आखिर आपने देखा कि हम स्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। जगदम्बिका जी, बात तो वही हो गई, माफ कीजिएगा, बात तो वही हो गई। या तो आप नाक सीधे पकड़ लीजिए या नाक घुमाकर पकड़िए। आप नाक घुमाकर पकड़ना चाहते हैं, उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। हम आपके पास आएंगे, लेकिन राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, बताइए राजीव जी। मैं उर्मिलेश जी की बातों से पूर्णतः सहमत होते हुए एक बात जगदम्बिका जी से बड़े आदर से पूछना चाहूंगा। क्या आपको याद है कि यूपीए 2 में आने के लिए आपने नारा दिया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे? जब 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था लोगों से, तब आपको नहीं पता था राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं इसके लिए? आप कब तक ये बनाते रहेंगे? फिर माफी मांगेंगे सवाल किया कि हमने 100 दिन के लिए कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन हम इस बिना पे हमने वादा किया था कि ये ढांचे में केंद्र और राज्य के संबंधों में कम से कम महंगाई रोकने के सवाल पे, विकास के सवाल पे या और अन्य तमाम उन बुनियादी सवालों पे आपस में परस्पर सहयोग और समझदारी से एक दूसरे के साथ काम होता है। यही तो आप उम्मीद पर दुनिया कायम है मुहावरे को लेकर आगे बढ़ रहे थे जगदम्बिका जी, और 4 साल तक बढ़ते रहे और अब कह रहे हैं कि हम फूड सिक्योरिटी बिल लाते हैं। हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। किरीट भाई जी, हम जानते हैं आप भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के सामने हम ये रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं कि यूपीए 2 के लिए ये 4 साल कई मायनों में अहम भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस पूरे 4 साल में अगर किसी एक व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ी आंच आई है तो वो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पाक साफ छवि वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि पर जितने आंच लगे हैं, अगर उसकी कल्पना भी की जाए तो कम होगी। 2G से लेकर कोयला घोटाला से लेकर चौपर डील से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या उनके कार्यालय पर आक्षेप आता रहा और उससे बचने की पुरजोर कोशिश मौजूदा यूपीए सरकार करती रही। तो क्या क्या खोया यूपीए सरकार ने, पहले जरा ये देखिए। यूपीए 2 सरकार अपनी शुरुआत से ही विवादों और घोटालों के भंवर में घिरती रही। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर सुरेश कलमाड़ी, 2G मामले में सरकार के मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी का इस्तीफा और फिर जेल जाना, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर सौदा और सीबीआई पर दबाव बनाने जैसे आरोप सरकार की किरकिरी कराते रहे। रेलवे में घूसखोरी में कांग्रेसी रेल मंत्री पवन बंसल और सीबीआई पर दबाव बनाने के मामले में कानून मंत्री अश्वनी कुमार के इस्तीफे ने सरकार की कमियां जग जाहिर कर दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि आमतौर पर एक ईमानदार नेता की रही, लेकिन 2G मामले में ए राजा के खुलासे ने पीएम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। रेलवे घूसखोरी और सीबीआई मामले में विवादों में आए दोनों मंत्री भी पीएम के नजदीकी थे, इसीलिए दोनों को हटाने में हुई देरी ने भी पीएम की इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। यूपीए 2 में सहयोगी दलों को साथ न रख पाना भी सरकार की एक बड़ी कमी रही। यूपीए 1 के उलट यूपीए 2 के सहयोगी दल सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रख सके। साल 2012 में यूपीए गठबंधन से एफडीआई मुद्दे पर ममता बनर्जी ने नाता तोड़ लिया और फिर श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर डीएमके ने भी सरकार से किनारा कर लिया। मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई और विदेश नीति के मामले में ये सरकार सहयोगियों को अपने साथ नहीं रख पाई। रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पे सरकार अपनी नीतियों का बचाव करने में विफल रही है। Secondly, this government had failed to defend their policies. That is one aspect.
यूपीए 2 में लंबे अरसे तक सरकार पर पॉलिसी पैरालाइसिस यानी फैसला न ले पाने का आरोप लगता रहा। महंगाई, विदेश नीति, आर्थिक सुधारों पर सरकार की चुप्पी और काले धन जैसे मामलों में सरकार की ढिलाई के चलते देश दुनिया में सरकार की इमेज खराब हुई। They could not defend the 2G और कोलगेट मामले में सरकार अपना पक्ष सही से नहीं रख पाई। and the Colgate